गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शुरू करेंगे। ये एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका जो सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि ये पूरे भारत पे लागू होता है। इस एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है। ठीक है, कि ऐसे हिंदू, ऐसे कपल जो विदेशों में रहते हैं लेकिन उनका डोमिसाइल इंडिया में है, तो ऐसे कपल्स पे भी, ऐसे दंपति पर भी ये एक्ट लागू होता है। तो जहां जहां हिंदू जाएगा वहां वहां अपने साथ अपना पर्सनल लॉ लेकर जाएगा। तो एक चीज मैं और बता देती हूँ कि सपोज कोई बंगाल और आसाम का जो व्यक्ति है वो जाकर यूपी में शिफ्ट होता है, तो उसके हम जानते हैं कि बंगाल और आसाम में दया भाग वाला जो स्कूल है वो लागू होता है। तो वो अपने साथ अपना स्कूल भी लेकर जाएगा। तो अगर वो यूपी में शिफ्ट होता है तो उसके ऊपर स्टिल जो दया भाग स्कूल है वो लागू होगा। हाँ, अगर वो इसके कॉन्ट्रैरी प्रूफ कर देता है कि नहीं, अब मुझे दया भाग नहीं, अब मैं मिताक्षरा से गवर्न किया जाऊं, या अब मैं मिताक्षरा लॉ में अपनाता हूं, तो फिर उस हिसाब से फिर उसको मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। जहां जहां एक हिंदू जाता है वो अपना पर्सनल लॉ अपने साथ लेकर जाता है। तो मैंने बताया इसका सेक्शन 1 कह रहा है कि इस एक्ट को हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलते हैं और ये पूरे भारत में लागू होता है। और ये इस एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है कि ऐसे लोग जो बाहर विदेशों में रहते हैं लेकिन उनका डोमिसाइल इंडिया में है, उनके ऊपर, ऐसे हिंदुओं के ऊपर भी ये लागू होता है। तो सेक्शन 2 कहता है कि हिंदू कौन है। बेसिकली सेक्शन 2 जो है वो एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है हिंदू की। हिंदू कौन है, ठीक है। तो अगर हम क्लॉज ए देखें, सेक्शन 2 का क्लॉज ए, कि जो वीराशैव होते हैं या लिंगायत होते हैं या जो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के फॉलोअर होते हैं, वो भी क्या है, सब हिंदू ही हैं। उनके ऊपर हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। उनके ऊपर, उनके सोसाइटी में जो भी शादियां होंगी उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ही लागू होगा। तो इसमें एक बहुत लीडिंग केस है, वो है शास्त्री वर्सेस मूलदास। एक स्वामी नारायण सत्संग जो होता है, उनका एक समुदाय था। तो उन्होंने जो है, उनके समुदाय से जो बाहर के लोग हैं, जो उनके समाज से बाहर के लोग हैं, वो टेंपल में एंटर नहीं कर सकते, इस ग्राउंड पर कि जो स्वामी नारायण समुदाय है वो एक रिलीजन है, वो एक अलग सेक्ट है, और इसलिए जो नॉन स्वामी नारायण सेक्ट के लोग हैं वो टेंपल में एंट्री नहीं कर सकते। तो फाइनली जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्वामी नारायण सेक्ट कोई अलग रिलीजन नहीं है। ये बेसिकली हिंदू रिलीजन का ही एक डेवलपमेंट है, हिंदू रिलीजन का ही एक फॉर्म है। इसीलिए जो एंट्री बैन थी वो अब खत्म कर दी जाती है, और जो नॉन स्वामी नारायण सेक्ट के लोग हैं वो भी टेंपल में एंटर कर सकते हैं। तो इस केस से ये समझ आता है कि हिंदू रिलीजन के जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि इसमें मेंशन्ड भी है वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज या आपका स्वामी नारायण समाज, तो ये सब भी क्या है, हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है। उसको हम अलग कंसिडर नहीं करेंगे, और इसीलिए उनके ऊपर जो है हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि ये जो हिंदू की डेफिनेशन हम अभी देख रहे हैं, ये आपका इस एक्ट में हिंदू सक्सेशन एक्ट, एज वेल एज आपका हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, और जो आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, इन सब में हिंदू की डेफिनेशन एक ही है। क्लॉज बी कह रहा है कि ये एक्ट उन पर भी लागू होगा जो कि बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख हैं धर्म से।
तो ये भी हिंदू रिलीजन का ही इनको पार्ट कंसिडर किया जाता है। इनके समुदाय में जितनी भी शादियां होती हैं या डिवोर्स होते हैं, वो सब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से ही गवर्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है क्लॉज सी। इसमें एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है हिंदू की, कि ये एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और ज्यू है। ये हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हिंदू की डेफिनेशन जो है थोड़ा सा और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो भी हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे लेजिटिमेट हैं चाहे वो इलेजिटिमेट है, जायज नाजायज, उनके ऊपर भी ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। इसमें जो क्लॉज ए है, देखिए ये कह रहा है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स। देखिए, अगर दोनों पेरेंट मतलब माता पिता दोनों हिंदू हैं, ठीक है, माता पिता दोनों अगर हिंदू हैं, तो उनकी जो भी संतानें होंगी, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, वो भी हिंदू ही होंगी। क्लॉज बी कहता है कि any child, legitimate or illegitimate, one of whose parent is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion। तो जनरली हमारी पेट्रियार्चल सोसाइटी में क्या माना जाता है कि जो फादर का रिलीजन होता है वही बच्चे का रिलीजन होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्ट ऐसा कहता है कि अगर एक पेरेंट, सपोज मदर हिंदू है और फादर जो है आपका क्रिश्चियन है, तो उस केस में अगर उनकी जो संतान है, तो उसका ब्रॉटअप जो हुआ है वो एज अ हिंदू हुआ है, उसके अंदर बचपन से हिंदू संस्कार डाले गए हैं, तब हम उस बच्चे को क्या मानेंगे? हिंदू ही मानेंगे, चाहे उसके फादर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, पारसी हो, इट इज इमेटीरियल। इसके बाद क्लॉज सी ये कहता है कि अभी हमने देख लिया कि जो जन्म से है, ठीक है, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू है या एक पेरेंट हिंदू है, ब्रॉटअप उसका हिंदू की तरह हुआ है। इसके बाद सी क्लॉज कहता है कि जो कन्वर्ट हुए हैं या रिकन्वर्ट हुए हैं हिंदू में, चाहे बुद्धिस्ट में, चाहे जैन और सिख में, सपोज वो क्रिश्चियन था, वो कन्वर्ट होके हिंदू बन गया, तो अब वो हिंदू बन चुका है, उसका कंडक्ट भी हिंदू की तरह है, और वो जो है सारी चीज़ें हिंदुओं के रिचुअल्स के हिसाब से करता है, तो फिर अब उसको भी हम हिंदू ही मानेंगे और उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाएगा। मान लो कोई हिंदू था, फिर वो मुस्लिम बन गया, और मुस्लिम बनने के बाद वो दोबारा हिंदू में रिकन्वर्ट हो गया, तो फिर वहां पर रिकन्वर्ट जो होंगे वो भी हिंदू ही माने जाएंगे। तो कन्वर्ट एज वेल एज रिकन्वर्ट, दोनों लोगों को हम यहाँ पर हिंदू में कंसिडर करेंगे। इसके बाद इसके जो हमारा ये हमने अभी ऊपर के जितने भी चीजें पढ़ी हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में मेंशन्ड है, वहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज होते हैं वहां पर ये जितने भी प्रावधान अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये लागू नहीं होते। एक और इसमें इम्पोर्टेंट केस आप नोट कर लीजिए, ये लीडिंग केसेस है, पेरुमल वर्सेस कुन्नू स्वामी। देखिए इसमें क्या हुआ था, पेरुमल जो है एक व्यक्ति था, उसने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी करी, लेकिन जब शादी करी तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से ही शादी की, लेडी भी एग्री कर गई हिंदू रिलीजन को अपनाने के लिए। उसके बाद शादी के बाद उनकी एक संतान भी पैदा हुई जिसका नाम था पुन्नू स्वामी, ठीक है। तो जब पुन्नू स्वामी पैदा हुआ तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है डिफरेंसेस आ गए और दोनों अलग हो गए। अब लेडी जो है वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके वापस चली गई। तो यहाँ पर पुन्नू स्वामी जो कि उसका बच्चा था वो आया वापस और ये बोला कि मुझे मेरे पिता के जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा दिया जाए क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उनका संतान हूँ। तो पिता ने ये कह दिया कि नहीं, तुम तो एक क्रिश्चियन माँ की औलाद हो और
तुम्हारी माँ अलग लेके चली गई थी मेरे से, तो तुमको जो है प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये देखा गया, कोर्ट में जब बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तो ये देखा गया कि जो ये पुन्नू स्वामी था, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, ये वो केस है जिसमें एक पेरेंट हिंदू है और एक पेरेंट क्रिश्चियन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माँ थी, क्योंकि उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी थी और उसने हिंदू धर्म को भी अपना लिया था, और उसने पुन्नू स्वामी जो उसका बच्चा था, उसने उसकी अपब्रिंगिंग भी एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करी थी। तो कोर्ट ने ये देखा कि वो बच्चा क्या हुआ, एक हिंदू ही हो गया, क्योंकि उसका ब्रॉटअप जो हुआ है वो एज अ हिंदू हुआ है। तो इसीलिए जो पेरुमल थी उसकी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दिया गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो पार्ट है वो 3 में है। तो इसमें जितनी भी डेफिनेशन है सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ए जो इसमें क्लॉज है वो कहता है कस्टम और यूसेज के बारे में। तो मैंने आपको कस्टम के कुछ एसेंशियल्स बताए थे कि कस्टम भी क्या होता है, एक हिंदू लॉ का सोर्स होता है ना। तो यहाँ पर कस्टम और यूसेज को डिफाइन किया गया है। तो कस्टम ऐसा होना चाहिए, या यूसेज ऐसा होना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली फॉलो होता आ रहा हो, यूनिफॉर्मली फॉलो होता आ रहा हो, और उसको जो है सर्वमान्य किया गया हो, और अनरीजनेबल ना हो, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। सी पे आ जाइए, क्लॉज सी पे, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। देखिए फुल ब्लड रिलेशंस कौन होते हैं, जिसमें कि सेम पेरेंट्स होते हैं, है ना। टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ। मतलब सेम पेरेंट है, फुल ब्लड। आपका जो रियल ब्रदर है, जो आपके ही माता पिता से पैदा है, वो आपका क्या है, फुल ब्लड है। हाफ ब्लड क्या हो गया, हाफ ब्लड में माताएं अलग हो जाती हैं, पिता एक ही रहता है, ठीक है। यानी कि हाफ ब्लड को हम स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर को के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। उसके बाद क्लॉज डी में बात करते हैं यूट्रिन ब्लड की। माँ एक है और फादर अलग है, फादर दो हैं, माँ एक है, यूट्रिन ब्लड। समझ आया। हाफ ब्लड का जस्ट ऑपोजिट यूट्रिन ब्लड। हाफ ब्लड में मदर टू है, फादर वन है। यूट्रिन ब्लड में मदर वन है, फादर टू है, ठीक है। ये यूट्रिन ब्लड का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप आ जाइए क्लॉज एफ में, जो कि बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप कि सपिंडा रिलेशनशिप जब दो लोग आपस में जुड़े होते हैं, 3 डिग्री मदर की साइड से और 5 डिग्री फादर की साइड से, ठीक है। तो ये फिर वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, सपिंडा होते हैं, ठीक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो ये भी लगभग ऐसे रिलेशनशिप की बात करता है, मतलब जिनमें आपस में शादियां प्रोहिबिटेड है। तो सपिंडा में तो देखिए लिमिट दी हुई है 3 डिग्री और 5 डिग्री। और प्रोहिबिटेड में जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, मामा के बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, या आपकी मौसी हो गई, या आप अपनी सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गए, या नीस हो गई, नेफ्यू हो गए, ये सब कौन है, ये सब वो लोग हैं जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिनमें आपस में शादी प्रोहिबिटेड है, और अगर ऐसी शादी हो जाती है, चाहे वो सपिंडा में हो चाहे वो प्रोहिबिटेड में हो, तो फिर ऐसी शादियों को वॉइड माना जाता है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। इसके बाद जो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट रिलेशंस हैं, वो भी आपस में जो है प्रोहिबिटेड है, उनमें भी आपस में शादी नहीं हो सकती है कि एक लेजिटिमेट बच्चा है दूसरा इलेजिटिमेट है, तो क्या वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर शादी करेंगे तो ऐसी शादी वॉइड मानी जाएगी। या फिर एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है और एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, उनकी आपस में शादी भी प्रोहिबिटेड है, वो भी नहीं। तो अगर ऐसी शादी होती है तो वो भी वॉइड मान ली जाएगी। तो रिलेशनशिप में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो ब्लड रिलेशन, दूसरा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, वो भी ब्लड रिलेशनशिप में ही आता है, यूट्रीन ब्रदर हो या यूट्रीन सिस्टर है, वो भी फुल ब्लड हाफ ब्लड, और उसके अलावा जो आपका एडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं
वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, उनके साथ भी शादी नहीं की जा सकती, जो अडॉप्टेड भाई बहन होते हैं उनके साथ भी शादी नहीं की जा सकती। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।